एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न क्लासेस। आज हम क्या करेंगे? आज हम थोड़ा टेस्ट करने वाले हैं अपने आप को। बिकॉज इसीलिए नॉट बिकॉज फॉर द नंबर सेक कि यार नंबर आएंगे हमारे, आप अच्छा स्कोर करोगे, अपना डेफिनेटली करोगे अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो। बट बात नंबर की नहीं है, बात ये है कि हमने जो पढ़ा है उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। उसको प्रैक्टिस करेंगे कई बार तो उससे माइंड में वो टॉपिक बैठ जाते हैं और वो कहीं मतलब कह सकते हो कि आप बाद में अगर रिकॉल करने की सोचोगे तो वो ईजिली रिकॉल हो जाते हैं। ये पर्पस है हमारा कुछ क्वेश्चंस करने का। तो हम आज क्या डिस्कस करेंगे? हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं नेशनल इनकम के। हाँ, एक और बात, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर पहले जिनकी वो पहले नेशनल इनकम जितना मैंने पढ़ाया है, कवर किया है, वो क्लियर नहीं है तो आप पहले उस वीडियो को देखो, पहले उन लेक्चर्स को क्लियर करो आप, उसके बाद आके आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। वैसे भी आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट बेटर ये रहेगा कि आप पहले वो वीडियोस, वो प्लेलिस्ट जो मैं ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, आप उसमें देख सकते हो, आपकी सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं आपको पैटर्न, जैसे अगर क्लास 12 का पैटर्न डिस्कस करें तो हमको पता है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसमें एमसीक्यूज आएंगे, तुम्हारे फिलअप्स आते हैं, तुम्हारे मैचिंग आ सकती है 20 मार्क्स के। आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो तुम्हारा पेपर होगा सीबीएसई का, बिकॉज आई एम होपिंग दैट ये जो वीडियो देख रहे हैं मोस्टली 12th वाले होंगे, ठीक है। तो हम जो कह सकते हैं, हमारा जो पेपर आता है एग्जाम पैटर्न, उसमें 80 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के हो गए, वो तो अलग हो गए। जो 20 मार्क्स का आएगा उसमें 20 मार्क्स में हमें क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबके लिए सेम होते हैं आंसर, बिकॉज वहाँ पर हमें कोई थ्योरी बना के नहीं निकली, सबका आंसर कॉमन और सेम रहता है, ये वाली बात। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ सकते हैं? फिलअप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आते, और भी आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए, फिलअप्स हुए, हमारे ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। ट्रू फॉल्स के अलावा क्या आता है? कभी कभी मैचिंग भी आने लगी, अब तो बच्चों वाली मैचिंग नहीं, थोड़ी मैचिंग भी दो टाइप की आती है, मैं समझाऊंगा कैसे आती है। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, इजीली आप स्कोर कर सकते हो। कैसे स्कोर कर सकते हो? जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है पेपर का तो आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या होता है, आप इजीली आगे फर्दर भी कोई टेस्ट दोगे। सिर्फ इकोनॉमिक्स लाइक कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे सिर्फ उनको यहाँ तक तो काम आएगी नहीं, आगे भी काम आएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए काम आएंगे। तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ आपका 20 नंबर का, 80 में से 20 नंबर का कहाँ चला गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, और बाकी 60 कहाँ आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो थ्योरी क्वेश्चन कहते हैं अपन को, जिसमें आंसर लिखने होते हैं बना के। अब इकोनॉमिक्स में मेरे अकॉर्डिंग मानो तो यार बहुत टाइम रहता है, 3 घंटे का। मेन आपको ये सोचना पड़ता है कि आप उसका पैटर्न कैसे लिखोगे। मेन जो चीज़ है वहाँ पर इकोनॉमिक्स में, आपको क्वेश्चन को फ्रेम अच्छे से करना है। आपका जो आंसरिंग का तरीका है उसको फ्रेम अच्छे से करो, बिकॉज आपको जो टाइम मिल रहा है उस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। आप जो भी आए सीधे लिखना चालू नहीं यार, आया सीधे और वहीं पर लिखे जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं नहीं। पहले 1 मिनट रुको, आंसर पढ़ो, उसको फ्रेमिंग करो कि ये थॉट पहले आएगा, ये थॉट पहले आएगा। अरे सीधी सी बात है, अगर रामायण और महाभारत है तो पहले अगर बता देंगे तुमको कि रावण सीता को ले जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना स्टोरी में। आपको पता है किसी स्टोरी में आपको पहले से ही प्लॉट पता है तो आपको फिर मज़ा नहीं आता वो रीड करने में या फिर पढ़ने में। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है यार। तो पहले क्या करो तुम, पहले तुम्हें पता है ये चीज़, पहले आंसर को फ्रेम करो अच्छे से, उसके बाद फिर पूरी फ्रेमिंग ले जाओ कि यार ये थॉट पहले लिखना है, ये थॉट बाद में लिखना है, फिर ये थ्योरी लास्ट में निकली। कंक्लूजन जनरली कहाँ लिखते हैं? एट द एंड ऑफ द, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि जैसे अभी तुम्हें पता है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोविड से लेके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, उससे रिलेटेड बढ़ जाएंगे, काफ़ी अच्छे टॉपिक तुम्हारे बन सकते हैं। और आप लोगों के 12th में तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, तो इसीलिए तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी हमने डिस्कस किया था, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस कर लिया है अभी तक अपने यूट्यूब के चैनल पर, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं गुड्स का, हमने ये पढ़ा था। हमने और क्या पढ़ा था? हमने ये भी पढ़ा था स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ठीक है। और हम अगर बेसिक्स में पूरे जाएंगे तो काफ़ी कुछ पढ़ा था हमने, काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं, आई थिंक 9 या 10 वीडियोस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हो। और पहले चैप्टर में ये भी पढ़ा था इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन फालतू की देरी करने के बजाय क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन पिक करेंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद थोड़ी ट्राई करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने की हम, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पैटर्न बताया है, मैं आपको डिटेल में पैटर्न समझा दूंगा सीबीएसई का अटेम्प्ट कैसे करेंगे। आपको अगर नंबर्स अच्छे लाने हैं तो वो तो अल्टीमेटली आ ही जाते हैं अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट और आपका इंग्लिश बेस स्ट्रॉन्ग है, आंसर लिखने का तरीका।
ठीक है, तो वो तो नंबर तो अपने आप ही फॉलो करने लगेंगे आपको, मेन आपको भागना है कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा एक क्वेश्चन है, एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन, एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? पहला ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्रीगेशन कहाँ पर आता है? एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? साथ में लेना चीजों को, टुगेदर की बात, ठीक है, ग्रुप की बात कह सकते हो आप। तो हमको पता है हमारे ऑप्शन क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन एग्रीगेट करते थे क्या, चीजों को साथ में लेते थे? सोचो आप जरा, आपका ऑप्शन आपको आ गया होगा अभी तक, ठीक है। तो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा कि हम मार्केट डिमांड लेते हैं। बेटा हमारी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड हम कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मार्केट डिमांड है बेटा, तो मार्केट में क्या बोला हमने? बोला एग्रीगेट ही तो कर रहे हैं उस पूरे मार्केट में जो सारे कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर, मान के चलो कि मारुति 800 का कितना मार्केट है मेरे को ये पता करना है, तो ये मार्केट डिमांड हुई, ठीक है। मार्केट में कितनी डिमांड है मारुति 800 की, अब एग्रीगेट ही तो कर रहे हैं, सारे कंज्यूमर को साथ ले रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। कौन सी पर्टिकुलर कमोडिटी हमने ली? मारुति 800। तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट आ तो रहा, ले रहे एग्रीगेट, बट वो एग्रीगेशन कैसा है? लिमिटेड है, ठीक है। बिकॉज क्यों? बिकॉज उसमें हमने सिर्फ एक ही गुड्स को लिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन आता है, बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आता ही है, बिल्कुल। हमने बात करी एग्रीगेट की तो कहाँ आता है? मैक्रो में ए वर्ड आ रहा था, हमने बोला कि एम ए, तो ए मतलब क्या होता है जनरली? एग्रीगेट, या फिर जब इकोनॉमी को होल लेवल पे पढ़ते हैं वो वाली बात, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन आया है और इतना क्लियर है तो आपका ये ध्यान रखना, आपका आंसर आपको हमेशा टिका रहेगा माइंड में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। रीजन देना कि ऑप्शन का आंसर कौन सा है, क्यों है वो। अरे ये आ जाएगा यार, तुक्के थोड़ी ना लगाने हमको, ठीक है, ये वाली बात। तो पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आते हैं हमारे एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बात आती है एग्रीगेट्स की, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आता ही है एग्रीगेट, और उसमें कंप्लीट एग्रीगेशन आता है। जैसे सारे गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं किसमें? मैक्रो में। एक पर्टिकुलर कमोडिटी किसमें लेते हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमारा आंसर क्या है? एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन बोथ ए एंड बी। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला एग्रीगेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड कमोडिटीज, तो फिर आता मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन्होंने सिर्फ इतना बोला एग्रीगेशन कहाँ आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर इसमें सी, जो कि है बोथ ए एंड बी, दोनों में एग्रीगेशन इन्वॉल्व होता है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ। ऑप्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी बोथ ए एंड बी, एंड अगेन डी नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लग रहा है जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? पहले ये समझो। प्राइस, अगर एक कमोडिटी की प्राइस की बात कर रहे हैं तो वो कैसे निकलता है? उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं हमको क्या मिलता है? हमें प्राइस मिलता है एक कमोडिटी के लिए, ठीक है। अब बात आ रही किसकी? अब बात आ रही कि यार जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्यों? बिकॉज हमको ये बताता है कि एक इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन चल रहा है, वो हमको कहाँ से पता चलता है? जनरल प्राइस लेवल। हमने पढ़ा था प्राइस इंडेक्स बेटा, किसमें? रियल और नॉमिनल जीडीपी में। वो जो प्राइस इंडेक्स आता है वो प्राइस इंडेक्स किसका है? सारे कमोडिटीज का है। वैसे ही जनरल प्राइस लेवल बताता है इकोनॉमी में अभी इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, क्या चल रहा है, ठीक है, या प्राइजेस कितना राइज हुए, कम हुए, ठीक है। जैसे कि सीपीआई होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वैसा है। आपको सिर्फ नाम पढ़ना है, ठीक है, आगे आपको आएगा। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज जनरल प्राइस लेवल सबसे कंबाइंड मिलके बनता है, सारे कमोडिटीज को इंक्लूड करते हैं। तो हमारा एक कह सकते हो बंडल ऑफ गुड्स, तो बहुत सारे गुड्स आ जाएंगे, तो मतलब क्या हो गया हमारा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आंसर क्या है इसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ अपन चलते हैं किसके ऊपर, ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं, मैंने बोला था। तो एक ट्रू एंड फॉल्स बताओ। आउटपुट ऑफ अ फर्म, आउटपुट ऑफ अ फर्म इज नॉट अ मैक्रो वेरिएबल, आउटपुट ऑफ अ फर्म इज नॉट अ मैक्रो वेरिएबल, ट्रू और फॉल्स विद रीजन। बात क्या करी? किसी फर्म का आउटपुट, सिंगल फर्म की बात हो रही है, सिंगल फर्म मतलब सीधे आंसर मिल जाएगा। इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कहाँ आता है ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग कह रहे थे कि मैक्रो वेरिएबल नहीं है, तो सही बात है बिल्कुल, और ये सही तो है, मैक्रो का वेरिएबल थोड़ी ना है। जो कोई आउटपुट एक कंपनी बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है, मान के चलो जैसे कि मैगी कितना प्रोडक्शन कर रही है मैगी का, तो मैगी मतलब नेस्ले फर्म कितना मैगी बना रही है, वो सिंगल फर्म की बात हो रही है। तो ये किसका वेरिएबल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है, मैक्रो का नहीं है। यही तो हमारी स्टेटमेंट कह रही है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो हमारा आंसर क्या है? ट्रू। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने बेसिक्स से, सॉरी इमरजेंसी से करे,
और पूछा जा सकता है ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था तुम्हारा, 1929 या फिर बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, उसकी वजह से हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुई एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। ये हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख रहे हैं, उसके बाद हम एक दो थ्योरेटिकल भी देख लेंगे उन्हीं में। क्या लिखा, एक क्वेश्चन है आपका, फूड प्रोसेसर यूज बाय द हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड फूड प्रोसेसर यूज कर रहा है, आई थिंक ये तो पता होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, फूड प्रोसेसर यूज बाय द हाउस होल्ड इन देयर किचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई हाउस होल्ड है, किसको यूज कर रहा है, फूड प्रोसेसर को, कोई मशीन होती होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल किसका है वो, ए कैपिटल गुड्स, बी इंटरमीडिएट गुड्स, सी कंजम्पशन गुड्स और डी नन ऑफ दीज। एक बात बताओ, आपका आंसर आप पहले सोच लो एक बार और उसको पक्का कर लो, पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हो उनमें कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, और फिर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कोई दिक्कत हो रही होगी आपको लग रहा हो कि ये आंसर क्यों है नहीं है, तो आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट और डाउट्स इन आवर कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब चलो कैपिटल गुड, हाँ फूड प्रोसेसर हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, तो एक बात बताओ, हाउस होल्ड फूड प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, फूड प्रोसेसर मान लो कि सेमी ड्यूरेबल है कुछ भी है, क्या है, फाइनल गुड्स है, हमको पता है किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर डायरेक्टली अपनी कंजम्पशन के लिए ले रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या क्या बोला, कैपिटल गुड्स किसके होते हैं बेटा, कैपिटल गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर के, तो पहला ऑप्शन रूल्ड आउट, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है इंटरमीडिएट गुड्स, नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स किसके होते हैं तुम्हारे, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं तुम्हारे किसके, प्रोड्यूसर के, जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं या फिर रीसेलिंग की बात आती है। पर हमारा कंज्यूमर हाउस होल्ड खुद ही तो यूज कर रहा है, तो क्या है, पहला ऑप्शन नहीं है कैपिटल, दूसरा इंटरमीडिएट नहीं है, तो आंसर क्या हमारा सी कंजम्पशन गुड्स, बिकॉज ये कंज्यूम कर रहा है, खुद उसकी सर्विस को यूज कर रहा है, तो हमारा क्या है, कंजम्पशन गुड हमारा आंसर है। एक और लेते हैं, इफ अ कार इज परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर, कोई टैक्सी ऑपरेटर है और उस कार को परचेज कर रहा है, ठीक है, टैक्सी ऑपरेटर कार को परचेज कर रहा है, इट विल बी रिगार्डेड एज अ, क्या माना जाएगा उसको, पहला ए ऑप्शन है कैपिटल गुड, बी ऑप्शन है इंटरमीडिएट गुड, सी ऑप्शन है फाइनल गुड और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, ठीक है। आप सोचो जरा इसमें क्या होगा आंसर, फूड प्रोसेसर यूज कर रहा है, सॉरी फूड प्रोसेसर वाला हो गया था, कार परचेज करी टैक्सी ऑपरेटर ने, टैक्सी ऑपरेटर के लिए कार क्या है, अब कार रॉ मटेरियल तो बोलोगे, रॉ मटेरियल नहीं है, उसके लिए वो कैपिटल गुड है, क्यों कैपिटल गुड्स है, बिकॉज हमने पढ़ा था टैक्सी ऑपरेटर मान के चलो क्या हो गया, प्रोड्यूसर मान लो इसको, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी, टैक्सी वाली, ट्रांसपोर्टेशन वाली, बट हमको पता है वो जो यूज कर रहा है कार एज अ फिक्स एसेट्स की तरह यूज कर रहा है, तो कैपिटल गुड है, और फाइनल गुड भी है, क्यों, बिकॉज बेटा टैक्सी ऑपरेटर टैक्सी को थोड़ी ना बेच रहा था, वो तो टैक्सी को यूज कर रहा था उसको सर्विस देने के लिए, सर्विस सेल कर रहा था, टैक्सी सेल नहीं कर रहा था, ठीक है। तो टैक्सी को यूज किया और हमने पढ़ा था फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं किसके, प्रोड्यूसर के, तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर है बोथ ए एंड सी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर हो तो आप डाउट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो उसको। अब अगला क्या है हमारा, एक और देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, इनकम, सेकेंड है कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको पता है, सी ऑप्शन है सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री एंड डी ऑप्शन है लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक, क्या पूछा है बेटा, कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आपका आंसर आ जाएगा, आपको पॉज करके आप लिख सकते हो, ये आंसर आ गया होगा आपका भी, तो ऑप्शन क्या है, पहला है इनकम, तो हमको पता है इनकम फ्लो वेरिएबल है, बिकॉज इनकम मैंने पूछा आपकी इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे सर एक महीने में, एक साल में, 2 साल में, कब की इनकम, तो पीरियड आ रहा है मतलब कि क्या है, फ्लो वेरिएबल है, और हमसे पूछा फ्लो वेरिएबल कौन सा नहीं है, तो ये तो फ्लो वेरिएबल है, ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड है कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल तुम्हारी होती है स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बोला कि मैंने आपसे पूछा कि एक साल में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, तो पीरियड आया, या फिर एक साल में आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, अगेन पीरियड आया, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो कौन सा वेरिएबल है, फ्लो, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। और सी ऑप्शन क्या दिया, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है बेटा, सप्लाई ऑफ मनी आप मनी चैप्टर में समझोगे, मैंने पूछा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के टाइम पर मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेशन में है या फिर कितना पैसा मार्केट में इकोनॉमी में है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कितना पैसा मार्केट में अभी सर्कुलेशन में है, मैंने बोला अभी,
तो पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारा यही आंसर होगा, बिकॉज उसमें पूछा था कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन फ्लो वेरिएबल नहीं है, कौन सा वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है। और लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक, टैंक के मान के चलो से पानी बह रहा है मतलब फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सा आंसर है, फ्लो वेरिएबल। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, जो फ्लो ना हो, तो फ्लो कौन सा नहीं है हमारा, सप्लाई ऑफ अ मनी इन अ कंट्री, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और स्टॉक वेरिएबल। अब कुछ क्वेश्चंस अपन वहां से करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी, ये क्वेश्चन थे हमारे, इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है नेशनल इनकम इंक्लूड्स, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओल्ड एज पेंशन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है मनी सेंट बाय एन एनआरआई टू हिज फैमिली इन इंडिया, सी ऑप्शन है ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या पूछा आपसे कि नेशनल इनकम क्या क्या इंक्लूड करता है, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन याद करो, रिकॉल करो उसको, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कहीं भी रहे वो नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम ले लो, और फैक्टर इनकम लो, एक साल में लेनी है तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो क्या क्या ऑप्शन है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स, पहला ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बेटा ट्रांसफर इनकम होती है, हमने पढ़ा, क्यों, बिकॉज वन साइडेड इनकम है, ठीक है, ये अर्न नहीं करी गई है किसी लेबर पर, जो बूढ़े लोग हैं उनको हमने ऐसे ही उनकी मदद करने के लिए पैसा दे दिया, ओल्ड एज पेंशन वो होता है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा ट्रांसफर इनकम है, इसलिए नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन नहीं है हमारा। बी क्या है, मनी सेंट बाय एन एनआरआई टू हिज फैमिली इन इंडिया, कोई बाहर से, कौन, एनआरआई, एनआरआई यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पर एनआरआई है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई इंडिया का जैसे कनाडा में चला गया रहने के लिए, ठीक है, कहीं और चला गया यूएसए में वहीं रह रहा है, ठीक है, इंडिया का क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट, सिटीजन है बट नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट की इनकम हम लेते हैं क्या नेशनल इनकम में, नहीं, किसकी लेते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट की, तो ये भी नहीं आएगी। और मनी सेंड कर रहे हैं एनआरआई अपनी फैमिली को, पहली बात ये तो ट्रांसफर इनकम भी हो गई, ये क्या है, ट्रांसफर इनकम भी तो है, बिकॉज वो तो वही कमा रहा था, फैमिली को सेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो फैमिली ने कमाई थी क्या इनकम, नहीं, तो ट्रांसफर पेमेंट है, ये भी नहीं आएगा। सी है ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो सीधे ही दिया, ट्रांसफर पेमेंट लेते ही नहीं है, कौन सी लेते हैं, फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये है। एक और क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज ऑफन एस्टिमेटेड एज, नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट करते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, ए एनडीपी एट एफसी, बी ऑप्शन एनएनपी एट एमपी, सी एनडीपी एट एमपी, डी एनएनपी एट एफसी। तो ये तो आपको क्लियरली मैंने आपको वीडियो में बताया था, नेशनल इनकम, पहली बात इनकम, इनकम हमेशा होती है मोस्टली फैक्टर कॉस्ट पर, तो सिर्फ फैक्टर कॉस्ट वाले ऑप्शन देखो कौन से दिए हैं, तो मैं दिया ए और डी ऑप्शन, तो दो तो पहले ही चले गए, ठीक है, कौन सी अपन कौन बनेगा करोड़पति में नहीं होता था कि तुम्हारी 2 लाइफलाइन बचती थी तुम्हारी, सॉरी 2 ही ऑप्शन बचते थे तुम्हारे पास, 50-50 था आई थिंक, यही था आई थिंक, हाँ चलो, तो ये हो गया तुम्हारा, हमारा आंसर क्या है, मतलब कि हमने पढ़ा था, और उसमें क्या लिखा है, एनडीपी एट एफसी, दो बचे हमारे पास, एनडीपी एफसी और एनएनपीएफसी, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेशनल बोला है तो नेशनल वर्ड बीच में डिनोट होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, हमें पता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेशनल वर्ड आ रहा है बीच में, दैट मींस हमारा आंसर है डी, तो डी हमारा ऑप्शन का आंसर है। आई होप तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम एक दो थ्योरी क्वेश्चन लेते हैं, थ्योरी क्वेश्चन काफी अच्छे रहते हैं और आपको पूछे जाएंगे जनरली। थ्योरी क्वेश्चन आपसे जनरली कहाँ से पूछे जाते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जीडीपी एंड वेलफेयर, वहां से थ्योरी क्वेश्चन उठते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि मान के चलो कोई स्टेटमेंट दे देंगे इकोनॉमिक टाइम्स की, जैसे बोला कि इकोनॉमिक टाइम्स में आया सपोज अवर जीडीपी हैज इंक्रीज टू 5.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20, मान के चलो ये आया कि हमारी 5% की ग्रोथ हुई जीडीपी में, ठीक है, तो अब इससे तुमसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब है कि कंट्री में वेलफेयर आया होगा, तो आया होगा क्या, हमको पता है यार सीधी सी बात, जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है 5% का, जो रियल जीडीपी है, अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो, और उसमें एक्सटर्नलिटीज की कॉस्ट इंक्लूड होगी तो, और उसमें कंपोजिशन जो ऐसे गुड्स का होगा जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, तो वेलफेयर आएगा, वरना नहीं आएगा। कब, जब जो इनकम बनी हुई हो या फिर ज़्यादा जो जनरेट हो रही है जीडीपी बढ़ने से वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंच रही है, तो उससे हमारा वेलफेयर नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी आएंगे जीडीपी एंड वेलफेयर टॉपिक से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन दिया जैसे कि डू यू थिंक, ये वही क्वेश्चन है, डू यू थिंक हायर लेवल ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज लेड टू हायर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी? If not, what lesson do you draw from such a situation? आप रीड कर लो एक बार, क्या दिया क्वेश्चन में बोला इन्होंने
आपको क्या लगता है कि अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब रियल जीडीपी का लेवल काफी हाई है, मतलब बढ़ रहा है, तो उससे गुड्स की अवेलेबिलिटी भी पर पर्सन बढ़ती है? ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि नहीं? देखो, जीडीपी बढ़ने से जरूरी थोड़ी ना गुड्स का अमाउंट बढ़ता है, गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ती है। हमको पता है वो कब बढ़ेगी, जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जीडीपी का वो कैसा होगा, इवन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, काफी मिलेंगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन काफी डिमोनेटाइजेशन, पहले डिमोनेटाइजेशन काफी आता था बिकॉज अब तो उनको नया टॉपिक मिल गया, डिमोनेटाइजेशन से आया है, जीएसटी से आया है। करंट सिनेरियो जो रहते हैं इकोनॉमी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं आपके। तो एक क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट क्लेम्स, गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही है, दैट द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 रुपीज नोट्स विल लेड टू जीडीपी ग्रोथ, डू यू एग्री? क्या बोला आपसे पूछ रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन किया हमने किसका, 500 और 1000 के नोट्स का। 500 और 1000 के नोट्स का हमने डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 9 नवंबर 2016 में आपका डिमोनेटाइजेशन। काफ़ी बहुत बड़ा इशू था, लोग बोल रहे थे कि बुरा है अच्छा है, वो आपका ओपिनियन हो सकता है। हाँ, उससे इकोनॉमी में काफ़ी इंपैक्ट पड़ा था, ये हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। इवन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, तभी उसके कह सकते हो कि इफेक्ट अभी तक आता है, इवन कुछ बिजनेस पर पड़ा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारा जो हमने 500 और 1000 के नोट के क्या किया, डिमोनेटाइज किया था, उससे जीडीपी बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है? अब ये देखो, इसको आंसर देना है तो पॉलिटिकल सेंस में मत देना, इसको इकोनॉमिक सेंस में आंसर देना है। ये नहीं कहना कि मोदी जी ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, ऐसे आंसर नहीं देना हमको, हमें थोड़ा सेंसिबल और फैक्ट को रख के आंसर देना है। देखो 500 और 1000, हमें अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन की ये अच्छे से नहीं हुआ, ये नहीं, हमने जो बात करो इसकी कि जो 500 और 1000 के नोट हटे हैं, तो उससे क्या होगा, मार्केट में जो ब्लैक मनी होगी, ठीक है, ब्लैक मनी सिस्टम में आ जाएगी। मतलब कि क्या बोलते हो कि लोग जो पहले टैक्स नहीं दे रहे थे ब्लैक मनी पे, वो टैक्स देने लगेंगे, तो इनकम ज्यादा जनरेट होने लगेगी। इनकम ज्यादा जनरेट होगी तो जीडीपी बढ़ेगा नहीं क्या? जीडीपी तो बढ़ेगा, ठीक है, और इनकम ज्यादा काउंट होने लगेगी बिकॉज ब्लैक मनी हम काउंट नहीं करते। अब ब्लैक मनी क्या होगा, जैसे मान के चलो किसी के पास ज्यादा पैसा था ब्लैक मनी के फॉर्म में, उसने, सरकार ने क्या बोला कि तुम हमें बता दो और हम उसको 50% तुमको दे देंगे और 50% हम अपने पास रख लेंगे। इनकरेज नहीं कर रहे तुमको, ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कहाँ से इनकम आई है, बट लेकिन 50% आपको दे दी, 50% हमने अपने पास रख ली। ये केस बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं जनरली। तो क्या हुआ, 50% इकोनॉमी में इनकम आ गई ना, तो जीडीपी बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं पेपर में, और भी क्वेश्चन हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट मेरा मेन पर्पस क्या था इस वीडियो के थ्रू, कि आपका जो अभी तक हो चुका है उसको टेस्ट करना, नॉलेज को। आई होप थोड़ा बहुत टेस्ट आपका हुआ होगा इसके थ्रू। और अगले जो लेक्चर आएगा वो किस पर आएगा, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन में या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन में हम एंटर करेंगे उसमें। ठीक है, आई होप आपको सही लगी होगी वीडियो। आपकी जो ऑप्शंस गलत हो, आपको रीजन पता करना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एंड अंटिल देन अ वेरी गुड बाय।